हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। हरियाणा न्यूज लगातार ग्राउंड जीरो पर जाकर इस पूरे तमाम चुनाव को कवर कर रहा है। हम चुनाव की हर एक बारीकी को अपने तमाम दर्शकों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ना सिर्फ दिखाने की बल्कि समझाने की कोशिश भी साथ के साथ हो रही है। चुनाव में दो बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू होते हैं, एक वोटर, एक नेता। नेता वो भी जो चुनावी मैदान में है और नेता वो भी जो तमाम कैंडिडेट्स की मदद करके एक ऐसे मुकाम पर उनको हासिल करवाना चाहते हैं कि उनकी पार्टी जीते और किसी भी तरीके से वो कैंडिडेट विनिंग की तरफ आगे बढ़े। आज महाभारत के इस कार्यक्रम में महाभारत का ये सफ़र जगाधरी पहुंचा है। ग्राउंड जीरो में लोगों के दिल में क्या है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन आज सबसे पहले हमारे साथ बीजेपी के तमाम जो योद्धा हैं, उन योद्धाओं को चुनाव लड़ने में अहम भूमिका निभाने वाले नेताजी मौजूद हैं, जो हरियाणा सरकार में एक अहम जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं, कैबिनेट मंत्री के पद पर हैं और साथ ही साथ 2 सीटों पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रभाव भी उनका है। 2 सीटों से 2 कैंडिडेट को जिताने की जिम्मेदारी भी है। क्या पूरी कर पाएंगे या फिर ग्राउंड पे जाते हैं तो और भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले तो मैं चाहूँगी तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे खास मेहमान कंवरपाल गुर्जर जी का। नमस्कार सर, बहुत स्वागत हरियाणा न्यूज़ पर। धन्यवाद। 10 की 10 सीटें जीतने की बात आप लोग कर रहे हैं। 10 की बात तो हम बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले 2 सीटों की बात करते हैं। एक एक करके काउंटिंग बढ़ती है, फिर 10 में तब्दील होती है। लेकिन अंबाला की बात करें और कुरुक्षेत्र की बात करें, आपकी कितनी तैयारी इन दोनों सीटों को लेकर? देखिए, अंबाला मेरी अपनी व्यक्तिगत सीट है जिस पे मेरी विधानसभा भी है और कुरुक्षेत्र की मुझे जिम्मेदारी दी गई है। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस प्रकार का समर्थन जनता का हमें मिल रहा है, हम ये दोनों सीटें बड़े मार्जिन के साथ जीतेंगे। पक्का? पक्का 100%। अंबाला में आपको क्या लगता है? सबसे पहले अंबाला सीट की बात करते हैं। आप कह रहे बंतो कटारिया डेफिनेटली जीतेंगी, सबसे अहम फैक्टर क्या रहेगा उनकी जीत का? नहीं, देखिए, अहम फैक्टर तो सबका एक ही है, वो है विकास। और जिस प्रकार निष्पक्षता के साथ विकास किया गया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा सबका साथ सबका विकास। फिर उसके बाद मनोहर लाल जी ने कहा कि हरियाणा एक हरियाणवी एक, पर लेकिन ये कोई नारा नहीं रहा। आमतौर पे पहले जो थे वो केवल कहने के लिए बात होती थी, लेकिन यहाँ प्रैक्टिकल उसी प्रकार से काम किया। अब विकास के मामले में मैं समझता हूँ कि पिछली सरकारें कहीं आसपास भी नहीं ठहरती। चाहे कॉलेज बनाने की बात है, चाहे हॉस्पिटल बनाने की बात है, चाहे ITI बनाने की बात है, चाहे सड़क बनाने की बात है, जितने भी काम हैं अगर पिछली सरकारों के से तुलना करें तो बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में काम है। इसी प्रकार से एक सोच बन गई थी हरियाणा में कि भाई डेवलपमेंट और रोजगार केवल वहाँ मिलेगा जिस पार्टी की सरकार होगी, यानी कि लोगों ने भी उसको स्वीकार कर लिया था। लेकिन अब ऐसा नहीं लगता। अब लोगों को लगता है कि अगर हमारे पास योग्यता है तो नौकरी हमें भी मिलेगी, कोई भेदभाव नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ कि जो मतदाता हमारे साथ नहीं भी थे, पहले कहीं और भी रहे थे, तो निश्चित तौर से उनका भी मन है कि नहीं नहीं यही सरकार सही है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर आदमी कहीं ना कहीं जुड़े ही होता है, कुछ लोग न्यूट्रल होते हैं, बड़ी संख्या में लोग न्यूट्रल होते हैं। वाकई ऐसा है क्या ग्राउंड पे? आप कह रहे हैं कि जो आदमी हमारे साथ है या जो आदमी हमारे साथ नहीं भी है, उनको भी हमारी सरकार चाहिए, क्योंकि ग्राउंड जीरो पे तो हम भी जा रहे हैं। चीजें कुछ बदली बदली नजर आ रही हैं ग्राउंड पे। देखिए, जो कार्यकर्ता है, जो पेट वोट है किसी भी पार्टी का, वो एक निश्चित वोट आता है, चाहे वो बीजेपी का है, चाहे कांग्रेस का है, चाहे अन्य पार्टी का। लेकिन जितना वोट ये कुल होता है, इतना ही वोट मैं समझता हूँ ऐसा भी होता है जो किसी का बंद आया वोट नहीं है, वो केवल आपकी परफॉर्मेंस देखता है और उस परफॉर्मेंस पे ही आपकी वोट देता है। तो परफॉर्मेंस जो सरकार की है वो जबरदस्त है, जबरदस्त। तो उसने जो काम किए, अब आयुष्मान में जिस प्रकार से लोगों का इलाज है, वो आदमी कहता है कि साहब मैं तो मोदी जी की वजह से मेरी जान बच गई, नहीं तो मेरी जान बचने वाली थी ही नहीं, क्योंकि मेरे पास तो सामर्थ्य नहीं थी इलाज कराने की। मेरी जो जान है वो तो इस वजह से बच गई कि मनोहर लाल जी ने उसको और विस्तृत कर दिया और ज़्यादा बढ़ा के दिया। तो वो इस बात को समझता है। चाहे पेंशन की बात है तो वो कहता है कि आज तक तो केवल वादे किए गए, इतनी देंगे, लिए किया कुछ नहीं। लेकिन ये पहली सरकार है जिसने जो कहा वो किया। आप परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सबसे बढ़िया बेहतर परफॉर्मेंस थी सरकार की। इतनी बेहतर परफॉर्मेंस थी, इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस थी, तो फिर CM क्यों बदल दिया गया? नहीं, देखिए, ये जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, पूर्व मुख्यमंत्री जी के साथ मेरी पहले भी बात हुई थी और एक बार वैसे ही बैठे थे, बातचीत कर रहे थे, तब भी उन्होंने मुझे कहा था कि भाई अब तो जिम्मेदारी ना किसी और को आगे देनी चाहिए, नया चेहरा भी लेके आना चाहिए। ऐसे वैसी बातचीत में कोई ऐसा नहीं था कि तो मनोहर लाल जी खुद ये चाहते थे कि अब ये जिम्मेदारी किसी और को दे दें, कि भाई नया चेहरा भी आना चाहिए।
तो इस प्रकार की बातें थी। मैं समझता हूँ कि शायद अब हालांकि मेरे पास उसकी जो नहीं जानकारी नहीं, पर मुझे लगता है कि इस प्रकार की बात माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने या गृह मंत्री जी के सामने उन्होंने रखी होगी, तो उसकी वजह से जो नए मुख्यमंत्री हैं वो बुलाए। आप कह रहे हैं कि मनोहर लाल जी की खुद की इच्छा थी कि अब युवा आगे आएं और उनको मौका मिले, लेकिन विपक्षी आपके विरोधी हैं तो सवाल तो आप पर उठाएंगे, और वो ये बार बार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को ये आभास हो गया था, ये एहसास हो गया था कि अगर इसी चेहरे के साथ चुनाव में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। नहीं नहीं, बिल्कुल गलत है। और जिस प्रकार से मनोहर लाल जी के नेतृत्व में निष्पक्षता के साथ सारे काम हुए और जिस गति से काम हुए, तो मैं नहीं समझता इस प्रकार का था। बिल्कुल जनता में लोकप्रियता थी, लेकिन अगर पार्टी ने निर्णय लिया, हाईकमान ने निर्णय लिया, तो मैं समझता हूँ कि सही है। हाईकमान ने निर्णय लिया तो सही ही होगा, लेकिन जब ये पूरा प्रकरण चल रहा था, जब राजनीति में इतनी उठापटक आप लोगों ने कर दी थी, तो आप सबसे पहला वो चेहरा थे जो मीडिया के सामने भी आए और कहा भले ही इस्तीफा दे दिया सीएम साहब ने, लेकिन फिर से उन्हीं को ही सीएम बनाया जाएगा। हाँ देखिए, मेरी मान्यता थी यही। तो आपको बताया था किसी ने कि मनोहर लाल जी दोबारा सीएम बनेंगे? नहीं, किसी ने बताया नहीं, बल्कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने थोड़ा इशारा मुझे कहा भी था कि मुख्यमंत्री बदलेगा। हालांकि उन्हें सीधा नहीं कहा, लेकिन एक इशारा था कि ऐसी बात उन्होंने मेरे सामने की थी। लेकिन मेरा तो यकीन ही नहीं था कि माननीय मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से मनोहर लाल जी ने काम किए और जिस प्रकार से उनकी लोकप्रियता थी, मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा था ऐसा कि मुख्यमंत्री बदल सकता है। वो मेरी अपनी थी, जब भी मैंने आपके सामने कही है, सारे मीडिया के सामने कही, मेरी अपनी सोच थी कि बदल नहीं सकता। तो नायब सरकार बन गई, उसमें भी आपको अहम जिम्मेदारियां दी गई, विभाग जब बांटे गए तो विभाग बदल दिए गए। क्या लग रहा है अब जो नए विभाग आपको मिले हैं, खासतौर पे कृषि की अगर हम बात कर ली जाए, पहले कितने काम हुए और अब आपके क्या कुछ प्लान्स हैं इसके लिए? देखिए, पहले बहुत काम जो किसान के लिए, चाहे 14 फसलें खरीदने की बात है, चाहे उनको मुआवजा देने की बात है, चाहे एक मुश्त योजना करके उनके ब्याज माफ़ी करने की बात है, चाहे मेरा पानी मेरी विरासत की बात है, जो भी काम थे, चाहे ग्रीनरी के बारे में जिस प्रकार से पैसा दिया गया कि जो एक तरफा पेड़ लगाएंगे उस पर 7,000 रुपये प्रति एकड़ देंगे, तो किसान के लिए जो काम सरकार ने किए वो लाजवाब है पहले, और निश्चित तौर से उसको हम उसी गति के साथ आगे बढ़ाएंगे और किसानों को कोई समस्या नहीं देंगे। आप कह रहे हैं किसान को समस्या आने नहीं देंगे, किसान कह रहे हैं कि इससे ज़्यादा समस्या हमें और किसी सरकार के कार्यकाल में आई ही नहीं। नहीं नहीं, देखिए, जो लोग ये कह रहे हैं ना जी, वो मैं समझता हूँ कि शायद 1000 में 5 भी नहीं है जो कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन या इस प्रकार की बात करते हैं। लेकिन आम किसान से आप पूछ के देखो तो आम किसान खुश है। अगर यहाँ भी आप किसानों से पूछोगे ना, तो आप तो 2 गुना की बात कर रहे हैं, तो ये कहेंगे 5 गुना आमदनी की। जब हमारी सरकार आई थी, पॉपुलर का रेट और सफेदे का रेट जो था वो 300 रुपये से भी कम था, 300 के आसपास रेट था, लेकिन आज 1800 रुपये रेट है। तो अब इनसे पूछ लो कि तो सरकार आप मतलब कैसी कह रहे है? हैं कि बिल्कुल किसान खुश हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है उनको? नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, किसान पूरी तरीके से खुश है। तो जो विरोध कर रहे हैं, आप अलग अलग जगह पे जा रहे हैं, आपके कैंडिडेट्स जब जा रहे हैं, तो हर जगह पे विरोध करने वाले कौन हैं? देखिए, आप मीडिया जो है ना जी, उनको दिखाता है जो 2 लोग विरोध करते हैं। जो 500 लोग बात सुन रहे हैं उनकी बात नहीं करते कि जो 500 लोग आराम से बैठ के बात सुन रहे हैं और जो इसका समर्थन कर रहे हैं कि सरकार ने अच्छा काम किया, तो केवल उनकी बात दिखाई देती है। जो 3 या 4 या 5 लोग होते हैं जो काले झंडे ले रहे हैं या कोई विरोध करते हैं, उनको दिखाया जाता है। अब उनसे पूछो ना, हम तो सबसे पूछते हैं मंत्री जी, हम तो सबसे पूछते हैं, किसानों से भी पूछते हैं। अभी आप नहीं, आप चिंता मत करो, मैं हर जगह पर ग्राउंड जीरो पे जा रहे हैं, नेताओं से बात तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ हम लोगों से बात भी कर रहे हैं। एक तरफा बात नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि वोटर हैं, वोट करेंगे, नेता हैं, अपने लिए वोट मांगेंगे, अपने पार्टी के लिए वोट मांगेंगे, और वो ग्राउंड जीरो पे हमारी तमाम जो प्रोसेस है हमारे कार्यक्रम का, जो तमाम चीज़ें हैं हमारे कार्यक्रम की, वो चल रही हैं। लेकिन आपसे मैं ये जानना चाह रही हूँ, किसान आप कह रहे खुश है, जो प्रदर्शन करते हैं, जो विरोध करते हैं आपके कैंडिडेट्स का बार बार, वो लोग कौन है फिर? देखिए, जो लोग विरोध कर रहे हैं ना जी, वो एक अपनी पहचान के लिए, पहचान बचाए रखने के लिए या पहचान के लिए वो करते हैं। जनता में कोई विरोध नहीं, जनता खुश है और निश्चित तौर से वो मोदी जी अच्छा, के तो साथ है। जितने भी विरोध हो रहे हैं, जिस भी कैंडिडेट का विरोध हो रहा है, वो किसान नहीं है, आपका कहना है? नहीं, मैं ये तो नहीं कह रहा कि किसान नहीं है या किसान है, लेकिन कुछ एक सोच है इस प्रकार की, उन्हें विरोध करना ही, चाहे आप कुछ भी कर लो, उन्हें विरोध करना ही करना। लेकिन आम जनता जो है, एंटी पार्टी मैं दावे के साथ कहता क्या हूं माने, एंटी पार्टी के हैं वो लोग? एंटी पार्टी का भी होता है, जो दूसरी पार्टी है वो भी इस प्रकार का प्रोत्साहन देती है नहीं, कि ये आप कौन जो है? लेकिन आप disturb करो। लोगों को तो इतना तो देखा होगा ना, आप इतनी बड़ी सरकार चला रहे हैं, इतना बड़ा तंत्र है आप लोगों के पास, तो देख तो रहे होंगे, आइडेंटिफाई तो कर रहे होंगे कि जो लोग विरोध कर रहे हैं हर जगह पर, हर कैंडिडेट का, आखिर ये कौन है? ये प्रायोजित है, या वाकई में किसान है, या वाकई में कोई एंटी पार्टी के नेता
हैं या कौन है, आपको क्या लगता है? देखिए, अभी आपके सामने उन्होंने चुनाव लड़ा था और वो किसान के नेता थे। 10 कैंडिडेट उन्होंने चुनाव लड़ाए, 47,000 वोट पड़ी। अब आप मान लो किसान के नेता है, किसके नेता है? 10 कैंडिडेट के 47,000 वोट पड़े, वो भी पंजाब में, जहां एक तरफा किसान आंदोलन का असर था। तो आप देख लो किसान के नेता है, किसके नेता है वो? आप कह रहे हैं चलिए ठीक है, नेता है वो कौन से हैं वो लोग अपने आप डिसाइड कर लेंगे। लेकिन अम्बाला कॉन्स्टिट्यूंसी की हम बात करें तो कंवरपाल जी, अम्बाला की एक और बड़ी समस्या है। आप देखिए, पहले किसान आंदोलन हुआ किस तरीके से सिंघू बॉर्डर पे पूरा ब्लॉक्ड रहा और लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई कम्यूट करने के लिए। अभी यही हालात हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पे है, शंभू बॉर्डर पे इस तरीके की स्थिति है। ये लोग कौन हैं? ये किसान हैं या ये भी कहीं से प्लांटेड हैं? नहीं, मैंने पहले भी आपसे ये नहीं कहा कि वो किसान नहीं है, मैंने को भी नहीं कहता किसान नहीं है। नहीं, मैं तो लेकिन इनका जो पूछ बात रही हूँ, है, उनका तो आपने समझा दिया, वो लोग कौन है, ये लोग कौन है, ये समझना चाहते हैं। कहीं ना कहीं राजनीतिक स्वार्थ हैं इस प्रकार के, उनके बयान भी है इस प्रकार के। उन्होंने इस बात को कहा भी है कि आने वाले टाइम में ये नरेंद्र मोदी जी और ताकतवर बढ़ के उभर रहे, तो इसको कंट्रोल करना जरूरी है। तो उनके लीडरों के बयान है लिए, टकैत का बयान है लिया, उसने इस प्रकार की बात कही, वो वायरल भी होगी कि भाई किसी तरीके से इस प्रकार का माहौल बनाओगे, इतनी सीटें नहीं आ सका। तो निश्चित तौर से राजनीति से प्रभावित तो हैं ही वो लोग, और जो वहाँ जाना भी चाहते थे, तो हमने किसी को रोका नहीं जाने से। हमने कहा कि आप बस में चले जाओ, ट्रेन में चले जाओ, अपनी गाड़ी में चले जाओ। अब आप ही बताओ, अगर ट्रैक्टरों के साथ आप दिल्ली भेजोगे तो कल आपको भी कहीं जाना पड़ेगा दिल्ली, तो आप ही बताओ कैसे जाओगे? तो स्वयं कोर्ट ने भी स्वयं इस बात की आलोचना की। कोर्ट ने भी कहा कि अगर परिवार के साथ इनके बीच में कहीं फंस जाए तो क्या हालात होंगे। कोर्ट ने भी उसकी आलोचना की। तो हमने यही तो कहा ना उनको, हमने रोके नहीं वो किसी को। तो अम्बाला वाले लोग क्या करें? क्योंकि मैं ग्राउंड पे जब अम्बाला के लोगों से बात कर रही हूँ ना, वो कह रहे हैं ये बड़ी समस्या है। लेकिन मैं, हाईवे कैसे खुलेगा, कब खुलेगा, कुछ जानकारी भी नहीं है। समस्या किसने क्रिएट करी? समस्या उन्होंने क्रिएट करी, सरकार ने क्रिएट नहीं करी समस्या। सरकार ने तो पूरा ब्लॉक किया ना, जो रोड पूरा ब्लॉक कर दिया। इतनी आपने फेंसिंग, बैरिकेडिंग हर जगह पर कर दी, उससे ज्यादा तो किसी ने नहीं किया। पूरे दिल्ली में इस प्रकार के हालात करोगे, ट्रैक्टर लेके वहां जाओगे, तो सरकार की जिम्मेदारी है ये ऐसा नहीं है कि सरकार की मर्जी है इसमें। ये सरकार की जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था को ठीक रखना, ऐसा लोगों को सुरक्षित रखना है सरकार की जिम्मेदारी है। ये ऐसा नहीं है कि छूट है सरकार में इसकी। तो हमने अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह किया उसमें, और जनता इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझती है कि गलती किसकी है। और आप चुनाव में देख लोगे कि जहां ये हो रहा वहां और ज्यादा वोट पड़ेंगे, लोग इनको पसंद नहीं करते। अच्छा, ऐसा है क्या? मैं दावे के साथ कह रहा, इसीलिए आप अम्बाला सीट को लेके बहुत कॉन्फिडेंट हैं। नहीं, कोई भी लोग पसंद नहीं करते। देखिए, किसी भी गांव में अगर हम गए ना जी, और 500 लोग बैठ के या 400 लोग बैठ के या 300 लोग बैठ के हमारी बात सुन रहे, और 4 या 5 लोग उसमें बाधा डाल रहे, तो ऐसा नहीं है कि गांव के लोग ये समझ रहे कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। गांव के लोग भी कहते हैं हमारे गांव में आए, इसकी बात सुनेंगे। आपको नहीं अच्छी लगती, आप ना बात सुनो, आप दूसरे की सुन लो क्या बात थी। आप इनको वोट न दो अगर ये आपको पसंद नहीं है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि डिस्टर्ब करोगे। ठीक है, डिस्टर्बेंस हो रही है और आप कह रहे हैं इसकी वजह से ज्यादा वोट आप लोगों को मिलेगी। लोग पसंद नहीं करते, लेकिन लोग इस बात को भी तो पसंद नहीं कर रहे हैं ना कि इसकी वजह से उनके काम धंधों में प्रॉब्लम हो रही है, उनका बिजनेस ठप पड़ रहा है। अम्बाला के अलग अलग एसोसिएशंस मिलकर मीटिंग भी कर रही हैं इस तरह से, और वो कह रही हैं कि पंजाब से बहुत ज्यादा ग्राहक आते थे यहाँ पे, अब काम बहुत ज्यादा हमारा नुकसान हो रहा है। डबलिंग होगी ना ये, आप एक तरफ उंगली पक्ष की बात ही पूछ रही है, उसके पक्ष की, तो इस बात को डाल कौन रहा है? सवाल पूछना है हर तरह से। ये तो मैं सारे सवाल पूछूंगी आपसे। अब मैं ये भी पूछूंगी कि अम्बाला के लोगों को हाईवे की नहीं देखिए, दोहरा तो होना पड़ेगा। अगर हाईवे से समस्या है तो उसका सवाल भी बनता है, उस समस्या की वजह से अगर लोगों को भी परेशानी हो रही है तो वो सवाल भी बनता है। जिसने समस्या पैदा की ना, जनता उसको समझती है कि समस्या वो पैदा कर रहा। सरकार की मजबूरी है उसको रोकना। सरकार ने कोई शौक से नहीं कर रखा, सरकार की मजबूरी है, इसकी वजह सरकार ने करना पड़ रहा। तो ये इसका हल क्या है? मतलब ऐसे ही बैठे रहेंगे, चलता रहेगा यूं ही महीनों तक? नहीं, हल तो देखिए, किसान के लिए जितना अच्छा काम है सरकार कर रही, मैंने समझता आज तक कोई सरकार, किसी सरकार ने किया। 14 फसलें अगर सरकार खरीद रही है, आज से पहले किसी ने खरीदी 3 फसलों से, आज तक मुझे बता दो बाजरा किसने खरीदा, सरसों किसने खरीदी, ये पहली सरकार। ये तो 2 बड़ी फसलें हैं, बाजरा और सरसों जो है हरियाणा में बड़ी फसल है। जैसे गेहूं और धान है, उसके बाद अगर कोई बड़ी फसल है तो वो बाजरा और सरसों है, तो इसे सरकार खरीद रही। और इसके साथ साथ चाहे वो सूरजमुखी है, चाहे चना है, चाहे मूंग है, और चाहे 14 फसलें और भी खरीद रही। और जिस प्रकार से किसान को अगर फसल में नुकसान होया, तो उसके तौर पे हमारे से पूर्व की जितनी सरकारें हैं, मैं तो बल्कि ये कहूंगा कि पूर्व की आज तक की जितनी सरकारें हैं उन्हें सारा मुआवजा दिया होगा इतना। पिछली सरकार ने 1150 करोड़ दिए थे, हमने 12,000 करोड़ दे दिए। अभी तो हमारा टाइम भी है बचे, और अगर खुदा ना खास्ता कुछ किसान को और नुकसान होगा, हम और भी भरपाई करेंगे। तो हमने 10 गुना दिया उनसे,
तो उसके बाद भी अगर कोई कहे कि किसान ही तहसील नहीं, हमारे से तहसील कोई नहीं है किसान का। तो वो लोग मानने को तैयार क्यों नहीं है? राजनीति से नहीं, देखिए प्रेरित अब हैं किसी ने इसलिए। अगर कसम खा ली मैं नहीं मानता तो उसका तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है ना जी। कोई कहे कि मैंने मानना नहीं। हमने 1100 करोड़ रुपए किसान के माफ कर दिए। अब की बार उस स्कीम को हमने बजट में फेर रखा, 1750 करोड़ रुपए माफ होंगे किसान अगर उसका लाभ उठाता है। तो आप देखो 1100 करोड़ और 1750 करोड़ रुपए और माफ होंगे, तो 2800 साढ़े 2800 करोड़ रुपए माफ होंगे अगर उसका लाभ उठा लिया किसान ने। मैं दावे के साथ कह रहा कि आज तक की हरियाणा की जितनी सरकारें हैं, कोई 500 करोड़ वाली सरकार बता दो जिसने किसान का माफ करे हो। चलिए, आप कह रहे हैं आपने बहुत अच्छे काम किए, लेकिन वो लोगों ने कसम खा ली है कि समझना नहीं है, आपकी बात को मानना नहीं है, बस विरोध करना है। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक है। ये सही है। अब अंबाला से आगे चलते हैं, बात कुरुक्षेत्र की करते हैं। हमारा कार्यक्रम भी ये महाभारत इसका नाम है, और एक कुरुक्षेत्र की धरती पे ही महाभारत युद्ध भी हुआ था, जिसमें जीत सबको मालूम है किस तरीके से सच्चाई की हुई। अभी जो आपके योद्धा हैं महाभारत से, कुरुक्षेत्र से, क्या लगता है कितने स्ट्रांग हैं? नहीं देखिए, मजबूत हैं और लोगों का बहुत बड़ा समर्थन को मिल रहा है इस टाइम। मैं जितने भी प्रोग्रामों में गया, सब प्रोग्रामों में बहुत बड़ा आशीर्वाद जनता का उनके साथ है। बहुत बड़े आशीर्वाद जनता का उनके साथ है, आप लोग कह रहे हैं, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि पहले तो कभी दिखते थे नहीं, अब अचानक से लेकर आ गए, पार्टी में ज्वाइनिंग कराई, साथ ही साथ टिकट दे दी। नहीं देखिए, पहले वो 2 बार MP रहे, उसके बाद अपनी पारिवारिक परिस्थितियां होती हैं, कुछ परिस्थितियां रही होंगी, बड़े बिजनेसमैन हैं तो उसकी वजह से कुछ परिस्थितियां रही होंगी। लेकिन अब की बार जिस प्रकार से वो चुनाव के लिए तैयार थे और हमने टिकट दिया, और मैं समझता हूँ जो पिछली कारगुजारी है वो अच्छी कारगुजारी है, लोगों में उनका एक अच्छा इंप्रेशन है। ठीक है, तैयारी इस बार आप कह रहे हैं ज़्यादा है और अच्छा काम भी किया। बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, और जब आपकी पार्टी में नहीं थे, दूसरी पार्टी में थे, तो इन्हीं बड़े बिजनेसमैन नवीन जिंदल पे बड़े घोटालों के आरोप भी लगे। आप लोग भी लगातार लगाते रहे, विरोध करते रहे। अब आपकी पार्टी में आ गए हैं, तो क्या मान लें वो सर्फ एक्सेल से धुल के एकदम क्लीन चिट मिल गई? नहीं, ऐसी बात नहीं। क्लीन चिट देने वाले हम कोई नहीं है, जो एजेंसियां जांच करती हैं वही क्लीन चिट देती हैं। तो नहीं, एजेंसियों आपकी ने पार्टी के लिए कहा जाता है ना, कोई भी डिफॉल्टर भी आ जाए, उसमें सर्फ एक्सेल से धो के वॉशिंग मशीन में एकदम देखिए, क्लीन चिट मिल जाती है। अब जिस प्रकार के लोग हैं वो इस प्रकार की बातें करते हैं, लेकिन हम क्लीन चिट देने वाले कोई नहीं है। लेकिन जो जांच एजेंसियां हैं वही क्लीन चिट देती हैं। आरोप जिस व्यक्ति के खिलाफ लगते हैं, इसका मतलब वो अपराधी उसमें नहीं साबित होया। अपराधी जब साबित होगा जब उसके दोष साबित हो जाएंगे, तो दोष साबित नहीं हुए और वो एक योग्य व्यक्ति थे, हमने उनको स्वीकार किया। कांग्रेस छोड़ के जब हमारे साथ पास आए और हमें लगा कि अच्छे हैं, तो हमने ले लिया उनको। जब कांग्रेस में थे तब आपको बुरे लगते थे? नहीं, हमें बुरे नहीं लगते थे। जो आरोप अब वो लगा, काम बुरे एक लगते देखिए, थे। जो एक आरोप लगा कि इस प्रकार से सरकार में 2G का और कोयले का और दूसरी कुछ चीजें के घोटाले, तो निश्चित तौर से हम विपक्ष में थे, तो उसको मुद्दे को उठाना हमारी ड्यूटी थी। हमने उस मुद्दे को उठाया। उसके बाद भले जांच ही बाद में एजेंसियां चाहे थी, उस नेता जांच को उठा लें एजेंसियां अपनी थी, तो पार्टी जांच में। एजेंसियों ने जांच की। भले ही उस नेता को बाद में उठा के अपनी पार्टी में ले आए। नहीं, ऐसा नहीं कि दोषी होगा उसके बाद ही करोगे। जब किसी के ऊपर आरोप लगोगे तो स्वाभाविक ही है कि जब आप विपक्ष में है तो आप उसको उठाओगे मुद्दे को, लेकिन दोषी तो उस टाइम होगा व्यक्ति जिस टाइम उसके खिलाफ दोष सिद्ध हो जाएंगे। अच्छा, तो क्लीन चिट है, कोई टेंशन नहीं है? नहीं, अब कोई टेंशन कोई भी नेता आ जाए, स्वागत है भारतीय जनता पार्टी में। नहीं। देखिए, कोई भी की बात नहीं मैं कह रहा, लेकिन criteria है क्या हम ये आपकी? कहेंगे कोई भी अच्छा व्यक्ति अगर हमारे पास ज्वाइन करता है तो निश्चित तौर से उसको ज्वाइन कराएंगे। तो नवीन जिंदल अच्छे हैं, बढ़िया, अच्छे, बिल्कुल, एकदम लोग भी मानते हैं कि अच्छे हैं। अच्छे हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं। लेकिन बड़े बिजनेसमैन को हम, अभी चुनाव है, क्योंकि चुनाव में तो देखिए नेता कुछ भी करते हैं, वोटर को लुभाने के लिए, वोटर को किसी भी तरीके से अपने पक्ष में लाने के लिए तमाम काम करते हैं। नवीन जिंदल की भी एक वीडियो वायरल हुई, अनाज मंडी में गए, गेहूं का कट्टा उठा के अपनी कमर पे चल रहे हैं, मदद कर रहे हैं मजदूरों की जाकर। क्या लगता है इन चीज़ों से वोट मिलेंगी? नहीं, देखिए, फिटनेस है उनकी, अच्छे जवान आदमी है, फिटनेस है। अब वो आम आदमी बड़ा, जरा आप इकट्ठा ठुआ के दिखा दो उसकी अपनी फिटनेस ठीक नहीं आम आदमी है। ने कट्टा नहीं उठाया ना, आम आदमी गया वहाँ पे और गेहूं काटने की कोशिश की। आम आदमी की भी फोटो देखी होगी आपने, वीडियो देखी होगी। हाँ। गेहूं काटना, कट्टा भी उठाओ ना एक बार, एक गेहूं अच्छा। का कट्टा भी खाओगे उठा के दिखाएगा। तो एक ये कट्टा कंपटीशन रखवा लेते हैं ना, तमाम जो कैंडिडेट हैं, अभय चौटाला को भी उसमें ले आते हैं। वो उसने उन्हें दिखाई दिया कि वो फिट है बिल्कुल। अच्छा। और क्योंकि फिट होना भी जरूरी है ना जी। हाँ। अगर मेरी सेहत ही ठीक नहीं है तो फिर मैं और दूसरे ही काम क्या करूंगा। तो अच्छा, तो आप क्या अब कुरुक्षेत्र में जब जाएंगे वोट मांगने के लिए अपने कैंडिडेट के लिए, तो ये भी दिखाएंगे कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस वाला जो कैंडिडेट है वो तो फिट नहीं है, INLD से अभय चौटाला तो फिट नहीं है, थोड़े वो देखे, दिखाने की जरूरत नहीं है। वो दिखाने की जरूरत नहीं, लोग अपने आप ही फैसला कर देंगे फिट कौन है कौन नहीं है। अच्छा, तो तो मतलब लोगों को पता है जो फिट नहीं है वो करेगा क्या, कुछ नहीं।
तो मतलब उसके तो अपनी दर्द पीड़ा ही नहीं ठीक होने की सारा 5 साल। अच्छा, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि फिजिक जिस नेता का अच्छा होगा, वोटर वोट उसको बिल्कुल, देगा। फिटनेस तो जरूरी है। देखिए, लीडर की फिटनेस भी अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल। अभी आपके साथी जो थे, बहुत टाइम आपने सरकार चलाई उनके साथ एकदम गठबंधन में, तब बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत था दोनों पार्टियों के बीच में। अभी अलग हो गए हैं, उनकी फिटनेस कैसी लगती है आपको? नहीं, ठीक है, फिटनेस उनकी अच्छी है। फिटनेस हमें अच्छी है? हमें कोई फिटनेस पे एतराज नहीं उनकी। अच्छा, फिटनेस पे एतराज नहीं, फिर किस बात पे एतराज नहीं, था? देखिए वो जो बेचारों को आपने हटा देखिए दिया, वो हमारा संभलने का मौका नहीं दिया। देखिए वो समझौता, मैंने कितनी बार ये बात कही कि हमारा समझौता केवल और केवल सरकार चलाने के लिए था, क्योंकि हमारे पास पूर्ण बहुमत नहीं था। तो चला लेते, इसलिए थोड़ा हमें टाइम किसी और सहयोगी चला की लेते। जरूरत थी, थोड़ा टाइम उनके और चला पास भी लेते। था, हमने उनसे सहयोग ले लिया। तो हमने क्या सरकार चलाने, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया, उस पर हम काम कर रहे हैं, उस पर हमने काम किया। चुनाव लड़ने का समझौता हमारा कभी होया ही नहीं था। तो अब चुनाव की बात आई तो वो अपना चुनाव लड़ेंगे, हम अपना चुनाव लड़ेंगे। तो अब इसलिए आपने राहें अलग कर ली, और कोई भी रीजन था क्या? बहुत सारे लोग कभी घोटालों की बात करते हैं, कभी दुष्यंत की इमेज की बात करते हैं, कभी कहते हैं कि बहुत सारे गलत काम किए थे, बीजेपी ने सारी फाइलें बना रखी है और सारी फाइलें एक साथ ही खुलेंगी, ऐसा कुछ है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, इस प्रकार की कोई बात नहीं है, और बिल्कुल सही से काम किया। लेकिन अगर कोई किसी गलती होगी तो जो भी गलती करेगा उसको उसकी सजा भी मिलेगी, चाहे वो गलती मैं करूं चाहे कोई और करो, सबको ही मिलती है। कौन सी गलती? नहीं, कोई भी करेगा, मेरा कहना ये है। मैंने कहा नहीं गलती कोई कर दी, मैंने कहा कोई भी करेगा गलती, अगर उसकी तो होगी। लेकिन जो सरकार चलाने की बात थी, हमारा समझौता सरकार चलाने तक ही था, ना कि आगे चुनाव लड़ने तक था। अच्छा, एक हमने बात- कभी भी नहीं कहा हम चुनाव लड़े इकट्ठे। अच्छा, एक बात बताइए, विधानसभा में आप भी हमेशा रहे, आपने तमाम चीज़ें देखी, जो भी कार्रवाई जिस तरीके से हुई, जो जो नेता ने जिस भी नेता पे दूसरे नेता पे आरोप लगाए, वो तमाम चीज़ें हम भी लगातार लाइव दिखाते रहे। अभय चौटाला जो बार बार विधानसभा में खड़े होकर दुष्यंत चौटाला पे घोटालों के आरोप लगाते रहे, भ्रष्टाचार को लेकर आरोप लगाते रहे और तमाम तरीके के टैग्स विधानसभा में भी देते नजर आए। हालांकि बाद में उनको रिमूव करा दिया गया विधानसभा की कार्रवाई से। लेकिन क्या लगता है आपको, क्या वाकई में ग्राउंड पे इस तरीके की चीज़ें हैं? घोटाले वाकई में क्या हरियाणा में हुए? शराब घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, तमाम अलग अलग घोटालों को लेकर बहुत चर्चा चल रही है। देखिए, जब हम कोई इस प्रकार का शब्द इस्तेमाल करते हैं जो विधानसभा की कार्रवाई से निकालना पड़ता है, तो आप ये तो अनुमान लगा ही सकते हैं कि वो अति कर रहा, जानबूझ के गलत बोल रहा। अगर सही मेरे पास तथ्य हैं तो मैं सही शब्दों का इस्तेमाल करके भी रोप लगा सकता हूँ और अपनी बात कह सकता हूँ। नहीं, सारी तो बातें ऑफ ये रिकॉर्ड नहीं की गई। उत्तेजना की बात थी, शायद इस प्रकार का गुस्सा था, वो उनका पारिवारिक मामला था, वो गुस्सा सारा का सारा विधानसभा में निकालना चाह रहे थे और वहां निकालते थे। लेकिन जो भी उन्हें आरोप लगाया उसकी जांच हुई और उसमें कोई नहीं पाएगा, सत्यता नहीं पाई गई। अच्छा, आप कह रहे जांच हुई, सत्यता नहीं पाई गई। सीएम नायब सिंह सैनी साहब कहते हैं कि एप्लीकेशन आएगी तो जांच करवाएंगे। अभय चौटाला कहते हैं कि जांच तो हो गई है, उसके जांच की रिपोर्ट भी आ गई है, अब फैसला नायब सिंह सैनी सीएम साहब को लेना है। क्या माने हम, क्या माने, क्या है क्या नहीं? माने मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही ना, उन्हें कहा कि किसी के भी खिलाफ अगर कोई इस प्रकार की बात आएगी तो उसकी जांच कराएंगे। तो जांच तो किसी की भी हो सका, अगर किसी के भी खिलाफ आएगी, कोई उसके खिलाफ तो नहीं बात। नहीं, आप कह रहे हैं जांच हो गई, कुछ आया नहीं। नहीं, उसमें तो आया नहीं कुछ, वो तो अगली बात कह रहे हैं ना जी। सीएम साहब ने भी कहा कि अगर किसी के खिलाफ कोई कंप्लेंट आएगी तो जांच करेंगे। तो अभय चौटाला कह रहे जांच हो गई, रिपोर्ट भी आ गई, अब एक्शन लेने की बारी है। एक्शन नहीं लेते, छुपा के देखिए, रखेंगे ऐसा आपने रिपोर्ट। कोई वो नहीं आया अभी तक, कोई इस प्रकार की रिपोर्ट किसी के खिलाफ नहीं आई। तो जिसके खिलाफ आई उनके खिलाफ कार्रवाई। तो ठीक है, बढ़िया दुष्यंत ने काम किया है। हाँ, नहीं, जब तक सरकार में काम किए, ठीक से काम किए, मिलजुल के काम किए हमने। तो मतलब जो आरोप भ्रष्टाचार को लेकर, अलग अलग घोटालों को लेकर कोई सत्यता नहीं है उसमें? नहीं, उसमें कोई सत्यता नहीं पाई गई। उसमें अगर सत्यता पाई जाती है तो आप लोगों को भी तो लोग कटघरे में खड़ा करेंगे ना, मिल के थे। नहीं, ये तो बात कही ना, मुख्यमंत्री जी ने यही बात तो कही कि अगर दोषी कोई पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, कोई भी पाया जाए तो उसमें कोई दुष्यंत जी की बात नहीं है। अगर जो सरकार के प्रदेश के जो संसाधन है उसका कोई भी अगर दुरुपयोग करता है, उसमें लूट करता है, तो निश्चित तौर से उसके खिलाफ कार्रवाई। वाकई मनोहर लाल जी ने, पूर्व सीएम ने कहा कि जो भी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, जो भी इस तरीके की घोटालों में शामिल होगा। लेकिन अजय चौटाला ये बात सुन के बहुत गुस्से में आ गए। उन्होंने जब मनोहर लाल जी का ये बात सुनी, ये बयान सुना, तो उन्होंने साफ तौर पे ये कह दिया कि मनोहर लाल किस हैसियत से बात कर रहे हैं। ऐसा बोलना चाहिए क्या उनको? देखिए, मैंने सुना नहीं है जो भी आपने कहा। नहीं, मैं सुना रही हूँ। मैंने बयान कहीं इस प्रकार का सुना नहीं कि अगर उन्होंने कोई इस प्रकार की बात कही, लेकिन जो मुख्यमंत्री जी ने कही उसका मैंने स्पष्टीकरण दे दिया। लेकिन अगर इस तरीके की बातें वो कह रहे हैं, सही है?
नहीं, मैं नहीं समझता। देखिए, अब जो मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही वो मैंने आपको उसका स्पष्टीकरण दे दिया कि मुख्यमंत्री जी का इतना ही कहना था कि कोई भी अगर दोषी होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ठीक है, दोषी होगा तो कार्रवाई होगी। एक बात और भी है जो अब प्रदेश के तमाम लोग सोच रहे हैं कि आखिर है क्या। सीएम बदल दिया गया, नया सीएम हम सबके सामने ही है, वो लगातार काम भी कर रहे हैं, लेकिन जो पुराने वाले सीएम हैं क्या सुपर सीएम की भूमिका में है मनोहर लाल जी? नहीं नहीं, देखिए, अब जिस प्रकार से सारे चुनाव को संभाल रहे, तो ऐसे में निश्चित तौर से कुछ लोगों को लग रहा है उसी प्रकार से। तो आज हम पूरे प्रदेश में, क्योंकि हमारे बहुत सीनियर लीडर भी हैं, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, और उनकी देख रेख में हमने सारे जो काम किए वो लगभग 9 साल तक उनकी देख रेख में किए। तो अब चुनाव का दौर है, तो निश्चित तौर से सब जो लोग हैं वो मिलके काम कर रहे हैं। तो ऐसे में उनकी जिम्मेदारी उससे भी ज्यादा बढ़ती है मनोहर लाल जी की, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रदेश में प्रवास करें, लोगों से मिलें, लोगों को सरकार की उपलब्धियां बताएं। तो ऐसे में मैं समझता हूं कि रोजाना जिस प्रकार से रोजाना जनसभाओं को संबोधित करते हैं, तो ऐसे में अगर ये कहो कि वो सुपर सीएम है, मैं नहीं समझता इस बात को सही है। ये तो सबकी जिम्मेदारी है। नहीं, हम नहीं कह रहे, प्रदेश के लोग कह रहे हैं। नहीं, प्रदेश के लोग तो कहीं नहीं है इस प्रकार की, लेकिन ये है कि हो सकता है कि किसी को लग भी रहा हो, लेकिन क्योंकि इस टाइम जरूरत इस बात की है, क्योंकि चुनाव है, और इस चुनाव में जो उपलब्धियां सरकार की उनके बारे में बखान करना मेरी भी ड्यूटी है। लेकिन मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का तो और बहुत बड़ा है, तो इसलिए पार्टी के हित में घूमना और लोगों को अपनी बात करना, मैं समझता हूं जिम्मेदारी भी है उनकी। सुपर सीएम जैसी बात नहीं नहीं, सुपर सीएम जैसी कोई बात तो ऐसे ही लोग बस बना देते हैं कुछ भी। बिल्कुल ठीक है, सुपर सीएम जैसी बात नहीं है, मान लेते हैं। कांग्रेस पार्टी को लेकर बात करते हैं कंवरपाल जी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार आप लोगों पर आरोप लगा रही है, क्या उनके कैंडिडेट्स आने के बाद भारतीय जनता पार्टी को डर लग रहा है? नहीं नहीं, हमें क्यों डर लगेगा? डर तो नहीं लग रहा। जो लोग इतनी देर में जिन्होंने कैंडिडेट डिक्लेयर किए, मतलब इतने लंबे टाइम तक वो कैंडिडेट ही डिक्लेयर नहीं कर सके। वो तो कह रहे हैं हमारी रणनीति थी, स्ट्रैटेजी थी, नहीं नहीं, प्लानिंग थी, वो स्ट्रैटेजी मुझे पता है, रिसर्च थी, तमाम सर्वेस किए, उसके बाद देखा कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसकी विनेबिलिटी ज्यादा है, कौन ज्यादा मजबूत है, तमाम फैक्टर्स देखे और उसके बाद टिकट दी, और टिकट जब दी तो भारतीय जनता पार्टी डर गई। मैं आपको सही बताता हूँ, एक कैंडिडेट तो ऐसे हैं जिनसे मैंने ही बात की थी, मगर भाई साहब आप चुनाव लड़ रहे क्या? बोले जी मेरा दिमाग खराब है, मैं चुनाव लड़ूंगा। कौन से कैंडिडेट? नहीं, मैं ये थोड़ी बताऊंगा कौन था। उसने मेरे से कहा मेरा दिमाग खराब, मैं चुनाव लड़ूंगा। यानी कि किसी की इच्छा नहीं थी, अब तो ये दबाव बनाया गया कि नहीं आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो उस प्रकार से मैं समझता हूँ आज तक शायद किसी पार्टी की ऐसी स्थिति नहीं बनी जैसे की बार कांग्रेस की बनी कि चुनाव लड़ने वाले लोग तैयार नहीं थे। आप कह रहे हैं कि कैंडिडेट कोई भी तैयार नहीं था चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी में एक अलग महाभारत चल रही है। जिसको टिकट नहीं मिली, अब वो अलग अलग कार्यकर्ता मीटिंग कर रहा है, अपनी नाराजगी दिखा रहा है। आप कह रहे टिकट लेने वाले नहीं थे, वहाँ पे तो 2-2, 3-3 अलग अलग परिवार के लोग, दूसरे सदस्य तमाम अलग अलग टिकट की दावेदारी कर रहे थे। देखिए 1-2 सीट पे ऐसी बात है। हाँ, मान लीजिए आप गुड़गांव देख लीजिए, फरीदाबाद की आप बात फरीदाबाद तो देख वहाँ लीजिए, आप हिसार देख लीजिए, हाँ, तो बाकी महेंद्रगढ़ देख लीजिए। बाकी कहीं इस प्रकार की कोई स्थिति नहीं थी उनकी कि कोई टिकट लेने वाले लोग थे। और ये भी दिखाने के लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा। अगला एमएलए का तो सोचांगे अगला एमएलए का टिकट तो मिल जाए, इसमें विरोध विरोध करके थोड़ा बहुत दिखाएं कि भाई हम नाराज हैं इस बात से। तो कोई बहुत ऐसी इच्छा चुनाव लड़ने वालों की थी नहीं। आधी से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जहाँ उनके पास कैंडिडेट नहीं था। अच्छा, कहाँ कहाँ पे? नहीं, पता ही है, बात कर रहे हैं तो कहीं पता होनी चाहिए, कहीं भी लगा लो तो वहाँ आधी से ज्यादा सीटें उनके पास ऐसी थी जहाँ उनके पास कैंडिडेट नहीं थे, ना ही कोई। कौन सी सीट से हम चर्चा कर लेते हैं उस सीट पे? नहीं, मैं किसी सीट का तो नाम नहीं लूंगा, लेकिन थी ऐसी सीटें। ऐसी सीटें थी जिसपे कैंडिडेट नहीं था। कैंडिडेट तो देखो कांग्रेस पुरानी पार्टी है, किसी को भी खड़ा कर देगी, ऐसी बात नहीं है कि उनके पास आदमी नहीं है, लेकिन इच्छा नहीं थी चुनाव लड़ने। इच्छा नहीं थी, लेकिन जबरदस्ती टिकट पकड़ा दिया। कैंडिडेट तो इतनी बड़ी पार्टी है, इतने लंबे टाइम तक शासन किया उसने, तो कैंडिडेट तो ले ही आएंगे, लेकिन चुनाव लड़ने वालों की इच्छा नहीं थी। आप कह रहे चुनाव लड़ने वालों की इच्छा नहीं थी, अब मजबूरी में दिया, जबरदस्ती दे दिया, या क्या हुआ क्या नहीं, ये कांग्रेस पार्टी जाने। लेकिन हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ग्राउंड पे जब आप जाते हैं, आप कह तो रहे हैं 10 जीतेंगे हम लोग, लेकिन क्या वाकई में 10 जीत रहे हैं? बिल्कुल निश्चित तौर से। कांग्रेस कह रही है 5 सीटें तो ऐसी जो गिनवा सकते हैं कि डेफिनेटली हारेगी भारतीय जनता पार्टी। नहीं, कोई सीट ऐसी नहीं है जिसको वो गिनवा सके। निश्चित तौर से हम जीतेंगे, और बड़े मार्जिन से, पहले से भी ज्यादा बड़े मार्जिन से जीतेंगे। और जिस प्रकार से जनता का विश्वास कायम हुआ सरकार में,
विश्वास है, कि जनता का विश्वास जिस है, निष्पक्षता के साथ इस सरकार ने जनता का काम विश्वास है अभी कायम। बिल्कुल जनता का विश्वास है, और लोगों को जिस प्रकार से हमने आशीर्वाद मिल रहा तो निश्चित तौर से हम सब ठीक है। 10 जीतने की बात कर रहे हैं, एक बात आपने 75 जीतने भी की थी 2019 में, आपने ये भी कहा था कि 75 सीटें हम जीतेंगे। बिल्कुल हमने कहा था हम 75 सीटें जीतेंगे, 40 आ ठीक गई थी है, बस। ठीक है, हम 40 जीते, लेकिन हमारा वोट परसेंटेज जो है वो 3.5% बढ़ा, घटा नहीं है। हमारे समर्थक नहीं घटे हैं, हमारे समर्थक बढ़े, तो समर्थक हमारे बढ़ रहे, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, कई बार ऐसी स्थिति भी होती है कि जिनकी 1% वोट कम होती है, कई बार सरकार वो बना ले जाए, ऐसा भी होता है। मध्य प्रदेश में भी एक बार ऐसा, यार एक बार कहीं और भी मेरे ध्यान है, अब की बार भी हिमाचल में भी 1% से भी कम का फर्क है, लेकिन सरकार पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की बन गई। तो कई बार वोट बराबर होता है, यहाँ भी वोट परसेंटेज जो है वो हमारा 3.5% बढ़ा पहले से, लेकिन ये बात सही है कि हम सीटें उतनी नहीं जीत सके। तो अभी रोहतक सीट की बात कर लेते हैं, आप कह रहे हैं बाकी तो हम जीतेंगे, लेकिन रोहतक सीट को कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं चाहे बीजेपी का कोई भी नेता आ जाए चुनावी मैदान में, रोहतक तो इस बार किसी कीमत पे हारने वाले नहीं है। देखिए, पहले भी ऐसी धारणा थी कि हुड्डा साहब का परिवार चुनाव हार नहीं सकता वहाँ से, उन्हें ये भी था कि ना ही रोहतक से हार सकता है, ना ही सोनीपत से हार सकता है, लेकिन पिछली बार आपने देखा रोहतक भी हार गए और सोनीपत भी हार गए। तो अब की बार भी वैसे ही चमत्कार होगा, अब की बार क्या नहीं होगा, अब की बार भी यही होगा। चमत्कार ईवीएम का तो नहीं है। देखिए, ईवीएम में कोई गड़बड़ नहीं होती, ये तो यह है कि जो चुनाव हार गया वो ईवीएम पे आरोप लगा देगा। नहीं, वो तो जितना निष्पक्ष चुनाव है, मैंने 7 चुनाव लड़ लिए, मैंने बैलेट पेपर पे भी चुनाव लड़ लिया और इस पे भी चुनाव लड़ दिया। ईवीएम कोई हम नहीं ले गए, कांग्रेस के टाइम में ही आई थी ईवीएम, तो अब वो बताएंगे उस अब टाइम वो क्या तो कह रहे उसके हैं ना लिए कि लेके अब तो आए। आप संभाल रहे हैं, सारी चाबी आपके पास देखिए, है, नहीं, आप कुछ भी कर देते हैं, आपके पास सारी देखिए, एजेंसीज, ईडी, सीबीआई। अब तो कोर्ट ने भी कह दिया कि कुछ नहीं हो सकता, तो उन्होंने भी कह दिया कि झूठ है, लेकिन फिर भी अगर किसी ने बयान देना तो दे ही देगा, कोई रोक तो सकता नहीं। अब एक कहावत है पुरानी कि भाई लाठी तो रोकी जा सका, मारते मारतेगी, पर जबान नहीं रोकी जा सकती। अब जबान ने किकर रोका कांग्रेस की, जो कुछ ना कुछ तो कह ही देंगे। चलिए, कांग्रेस की जबान को रोका नहीं जा सकता, और वो कुछ भी बोलते हैं तमाम उनके नेता, और उनका काम है बोलना, और वो सिर्फ बोलेंगे, आप ये कह रहे हैं बात। लेकिन लोग एक बात ये भी कह रहे हैं कि इस बार चुनावों में बात कुछ अलग है, माहौल कुछ अलग है। जिस मोदी मैजिक के सहारे आप फिर से 10 सीटें जीतने, 400 पार जैसे नारे देकर बैठे हैं, ग्राउंड पे नहीं है वो, आपको क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल ग्राउंड पे है, और मैं समझता हूँ कि बहुत लंबे टाइम से ना लोगों के मन में इस प्रकार की धारणा बन गई थी कि जिसकी सरकार है संसाधनों पे उसका अधिकार है, वो जो मर्जी बयानबाजी करे थे, जो मर्जी किसी के ही बारे में कह देते। मतलब ये बात कहाँ तक सही है कि अगर कोई प्रधानमंत्री ये कहे कि भाई इस पे अल्पसंख्यक का अधिकार है या मुसलमान का अधिकार है, जबकि वो प्रधानमंत्री देश का है। मतलब ऐसे ऊल जुलूल बयान तक भी दिए गए, और वो इतने बड़े पद पे थे, जो सबसे बड़ा पद था, उस पर भी बात दी। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मेरी जिम्मेदारी जो है वो 135 करोड़ लोगों के लिए है, आज 140 करोड़ लोगों के लिए मेरी जिम्मेदारी है। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा हरियाणा एक, हरियाणवी एक, मेरी जिम्मेदारी सबके लिए। लेकिन वो केवल कहा नहीं, उसको प्रैक्टिकल किया। और अगर हमने 2047 तक, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक मूल मंत्र दिया कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना, तो विकसित तब बन सकता है जब पूरे देश का विकास होगा। ऐसे नहीं हो सकता कि किसी एक वर्ग का आप कर दो और एक वर्ग का ना करो। और उस पे ही जिस प्रकार से ईमानदारी के साथ सरकार काम करने लग रही है हर दृष्टि से, ऐसा नहीं है कि 2047 में काम करेंगे। आज ही मैंने जिस प्रकार से, चाहे शौचालय की बात है, चाहे गैस की बात है, चाहे पीने के पानी की बात है, चाहे मकान देने की बात है, चाहे उसकी स्वास्थ्य की बात है, हर फील्ड में हमने वो काम करना शुरू कर दिया कि ये चीजें मिलेंगी 2047 तक, ये सारी बढ़ती जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता। उस पर हम काम करते जा रहे, तो उस दिशा में काम कर रहे, और वो बिल्कुल निष्पक्षता के साथ कर रहे। ठीक है, आप तमाम चीज़ों को लेके काम कर रहे हैं, मोदी की गारंटी भी लोगों तक पहुंचाने की काम कर रहे हैं, और उस गारंटी का कितना असर होगा, लोग मानेंगे नहीं मानेंगे, ये तब बाद की बात है। 4 जून को पूरी की पूरी जो तस्वीर है वो हालांकि सामने आ जाएगी, साफ हो जाएगी। लेकिन एक सवाल ये भी है, बहुत अहम है। आप कह रहे हैं कि किस तरीके से बयान पूर्व के प्रधानमंत्री देते थे, लेकिन अभी एक बयान हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का भी वायरल हो रहा है। वो कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आ जाती है तो ये तो मंगलसूत्र तक छीन लेंगे और ज़्यादा बच्चे वाले लोगों को दे देंगे। देखिए, ऐसा उन्होंने अपने आप अपने घोषणा पत्र में दिया। उन्होंने कहा कि हम जो संपत्ति है उसकी जांच करेंगे और वो दूसरों को देंगे। मान लीजिए जिनके पास कम है उनको हम देंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये जो उनका जो घोषणा पत्र है वही इसको क्लियर कर रहा।
वो आरक्षण की भी ऐसे ही बात कह रहे हैं कि वो आरक्षण देंगे, धर्म के आधार पर आरक्षण देंगे। धर्म के आधार पर आरक्षण संविधान का ही उल्लंघन है, संविधान की भावना के ही खिलाफ है। एक तरफ तो हमारे ऊपर रोप लगे रहे, एक तरफ संविधान के खिलाफ अपने आप निर्णय ले रहे कि जो संविधान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाया उसकी भावना के खिलाफ जाके वो कह रहे हैं कि हम धर्म के आधार पर आरक्षण देंगे। लेकिन तो धर्म ये के उसके नाम पे खिलाफ है। राजनीति करने का सबसे ज्यादा आरोप तो भारतीय जनता पार्टी पे लगता है। नहीं, हमने आप कभी नहीं लोगों किया। को तो हमारा कोई एक बयान बताओ जब हमने कहा हो इस प्रकार के कि हम उसको देंगे। अब अखिलेश जी तो बड़े बड़ी सेकुलर हैं, वो कह रहे हैं कि मुसलमान की बेटी हमारी बेटी है। हम कह रहे हैं सारी बेटियां ही हमारी बेटी हैं, मुसलमान की भी हमारी है, दूसरे की भी हमारी है। हम मुख्यमंत्री हैं, अगर हम सरकार हैं तो ये बेटियां किसकी हैं? सारी हमारी हैं। अब दीपेंद्र हुड्डा जी ने कहा कि भाई मनोहर लाल जी की कौन सा बेटी है, मनोहर लाल जी क्या पता, लेकिन मुझे बताया तो दो, 10 साल सरकार चलाई, क्या ऐसा किया? माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 20 किलोमीटर से दूर कोई बेटी शिक्षा ग्रहण करने के लिए नहीं जाएगी, 20 किलोमीटर के बीच में उसको हम कॉलेज देंगे। वो चाहे फिर मेवात हो वहां भी देंगे, चाहे सिरसा हो वहां भी देंगे, चाहे जमुनानगर हो वहां भी देंगे, चाहे पलवल हो वहां भी देंगे। तो बेटी की चिंता किसने करी? बेटी की चिंता इस सरकार ने तो की। भले ही हिंदू मनोहर लाल मुस्लिम के की यहाँ बात बेटी ना हो, भारतीय जनता लेकिन पार्टी चिंता तो वो कर रहे हैं ना। तो हिंदू मुस्लिम की बात भारतीय जनता पार्टी नहीं हमने करती। कभी धर्म के हिंदू नाम पर मुस्लिम आप देखिए, लोग बोल हमारे रहे हैं। लिए हमने क्या कहा, माननीय प्रधानमंत्री ने कहा 140 करोड़, 140 करोड़ है, मुसलमान भी साथ हैं। और आज आप मुसलमान से ही पूछ लो, क्या सरकार कोई उसके साथ पक्षपात कर रही? आज आयुष्मान का लाभ सबको मिल रहा, किसी के साथ नहीं है। आज राशन की बात है तो सबको मिल रहा। ये पहली सरकार है, अगर किसी का बीपीएल बनना तो बीपीएल के लिए सिफारिश की जरूरत नहीं है गरीब आदमी को, उसका बीपीएल बन के गुरवाया। अब कौन सा वर्ग ज्यादा है बीपीएल में? तो अगर उसको सम्मान दिया तो हमने दिया उसको, गरीब आदमी को, कि उसका अपने आप कांग्रेस पार्टी ने नहीं आयुष्मान अपने आप बन के कराया। आपने राशन की बात की कि हम लोगों को राशन दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि आप तो उनको गरीब को और गरीब बनाना चाहते हैं। आप आत्मनिर्भर भारत की बात करते थे, आप गरीबों को और गरीब क्यों बना रहे हैं? आप उनको आत्मनिर्भर बनाइए। नहीं, बिल्कुल भी हम कहीं किसी को गरीब नहीं बना रहे थे, हम केवल सपोर्ट कर रहे ताकि वो बाहर निकलना चाहिए। हमने अभी एक स्कीम बनाई, हमने कहा कि हम हरियाणा में जो गरीब आदमी है, 1 लाख से कम इनकम वाला व्यक्ति है, 7 लाख परिवार हरियाणा में ऐसे हैं जिनकी आमदनी 1 लाख से कम है। हमने कहा कि 1 साल में 2 लाख लोगों को हम गरीबी रेखा से बाहर निकालेंगे और उसके लिए योजना बना दी। हम उस व्यक्ति को जिसकी 1 लाख से कम है उसको बुलाएंगे और उसको कहेंगे आप क्या काम कर सकते हो, जो भी काम करना सकते हो हम उसका लोन देंगे। आपको लोन का ब्याज सरकार देगी। आपकी जिम्मेदारी इतनी है केवल कि आपने गरीबी रेखा से बाहर निकलना। दूसरी बात, हमने कहा कि एचकेआरएन में जितनी भी नौकरियां होंगी, अगर 1 लाख से कम आमदनी वाला कोई भी व्यक्ति है, हम उसको 30 नंबर फालतू देंगे ताकि उसको नौकरी पहले मिले। 1,80,000 से कम आमदनी वाला व्यक्ति है, उसको 20 नंबर फालतू देंगे, पहले नौकरी उसको मिले, ताकि गरीबी समाप्त हो। हम उस पर काम कर रहे, हमने बयान नहीं दिया, हम काम करना शुरू कर दिया और हमने टारगेट रखा कि आने वाले टाइम में हरियाणा में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो गरीब हो। ठीक है, आप कह रहे हैं आप गरीब लोगों को सशक्त करने का काम कर रहे हैं, लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है, युवाओं की खास तौर पे अगर बात कर ली जाए, और आपसे इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अब पूर्व में आपने शिक्षा विभाग भी संभाला एक लंबे समय तक। युवा ग्राउंड पे हम जाते हैं तो बेरोजगारी को लेके बहुत से सवाल उठाते हैं। कंवरपाल जी, आपको लगता है कि आज वाकई में युवाओं के लिए बेरोजगारी एक मुद्दा है, या आप लोगों ने अच्छे रोजगार के अवसर दिए, भले ही आपने खर्ची पर्ची बंद कर दी हो, पारदर्शिता नौकरियों में कम से कम लेकर आए हों, लेकिन ग्राउंड में बेरोजगारी को लेके बहुत से युवा सवाल उठाते हैं? देखिए, अगर तो सरकारी नौकरी की बात करें तो मैं आपके चैनल पे बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा कि जब हमारा कार्यकाल पूरा होगा तो कांग्रेस के मुकाबले में दुगनी नौकरियां तब तक हम दे देंगे। अभी भी हमारी 1,25,000 के करीब हैं जो अभी तक हमने दे दी, उनकी कुल 80,000 हैं। तो हम दावे के साथ कह रहे हैं कि जब हमारा कार्यकाल पूरा होगा तब हम 1,60,000 तक नौकरियां लोगों को दे देंगे। अगर सरकारी नौकरी की बात करते हैं, वो कौन है? केवल सरकारी नौकरी में देखिए सारे रोजगार नहीं दे सकते। उसके बाद इंडस्ट्री के लिए जिस प्रकार का हमने माहौल बनाया, सारी चीजें ऑनलाइन की, कहीं उसको समस्या ना आए, इसके लिए हमने प्रयास किया, तो निश्चित तौर से वहां भी रोजगार मिलेगा। रोजगार कोई एक जगह नहीं मिल सकता कि केवल सरकारी नौकरी से सारा रोजगार मिल जाएगा, और उस प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं, मैं तो पूरे ओवरऑल बेरोजगारी पे बात कर रही हूँ आपसे। उसको लेकर अगर युवा कहीं ना कहीं परेशान है, नाराज हैं, या फिर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं या सरकार से उम्मीदें हैं, आपको लगता है कि इस तरफ सरकार को थोड़ा सा और ध्यान देने की जरूरत है, या ठीक है जितना रोजगार दिया आपने अच्छा काम किया? कोई ना कोई हुनर उसके पास आना चाहिए। तो उस मामले में टेक्निकल एजुकेशन देने में मैं समझता हूँ हरियाणा इस टाइम पूरे देश में नंबर 1 है। जिस प्रकार की व्यवस्था की हमने, एक यूनिवर्सिटी भी उस प्रकार की खोल ली, विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी उससे खोल ली, और उसके साथ जो वोकेशनल एजुकेशन है, जो नई शिक्षा नीति जो आई,
तो उसमें जिस प्रकार से उसमें आग्रह किया गया कि हमने छठी क्लास से देनी, तो हम पहला स्टेट है जिसने उसको शुरू कर दिया। अभी भी हमारे पास 90,000 बच्चे जो छठी क्लास में वोकेशनल एजुकेशन ले रहे। हम ही ऐसी सरकार है जो बच्चों को किट दे रहे, और उनको प्रयोग है कि वो किट लेके जाएंगे और वहीं पे वो प्रयोग भी उसका करेंगे, ताकि जिस टाइम वो बाहर निकलेंगे तो उनके पास कोई ना कोई हुनर होगा। तो ये सारे के सारे काम सरकार करने लग रही, और निश्चित तौर से इससे बेरोजगारी कम होगी। तो युवाओं को बोल दें कि चिंता मत कीजिए, बेरोजगारी दूर करने की नहीं, जो कोशिश नए कर रही देखिए है जो सरकार। नए बच्चे हैं उनको हम टेक्निकल एजुकेशन दे रहे हैं, और आने वाले टाइम में, और मैं समझता हूँ कि कोई भी व्यक्ति अगर टेक्निकल मजबूत है, उसको कोई काम करना की अच्छी उसको होती है, तो वो केवल अपने लिए रोजगार नहीं प्राप्त करता, बल्कि और 2 लोगों को भी रोजगार साथ देता है। चलिए, तो मतलब युवाओं के लिए साफ तौर पे मंत्री जी कह रहे हैं कि अगर आप टेक्निकली स्किल्ड हैं, अगर आपके पास कोई स्किल है, कोई जानकारी है, तो आपको जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं नौकरी तो क्या मिल जाएगी। आप खुद ही अपना काम करेंगे, साथ ही साथ 2 लोगों को और भी आप नौकरी दे पाएंगे। बहुत वरिष्ठ नेता हैं आप मंत्री जी, लेकिन एक और बहुत ही वरिष्ठ नेता अनिल विज साहब नाराज कर दिया आपने। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, नाराज ऐसा नहीं कुछ है। नहीं, आप कह रहे हैं ऐसा ही सब कुछ है। मंटू कटारिया जी नॉमिनेशन करने गई, उसके बाद रैली हुई, रैली में सीएम साहब भी बैठे थे मंच पे, वहीं पर ही अनिल विज साहब ने भरी सभा में ये कहा कि मुझे तो मेरे अपनों ने ही बेगाना कर दिया। इतनी नाइंसाफी क्यों की आपने विज साहब के नहीं, साथ? किसी ने कोई नाइंसाफी नहीं की, ये उनका अपना निर्णय था कि वो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होना चाहते थे। मैं वहीं था, मीटिंग में था, उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की थी कि मैं मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होना चाहता। तो ये तो उनकी अपनी इच्छा थी। तो नाराज क्यों है वो? हमारी तरफ इस से बात तो से नाराज है हमारी कि तरफ से उनको- तो सबसे पहले उनका नाम था। तो वो क्यों नाराज है? वो सीएम बनना मुख्यमंत्री चाहते जी की थे, तरफ से सबसे पहले उनका वो नाम चाहते था। थे कि उनको सीएम होना चाहिए, नहीं, ऐसा तो उन्हें कभी कहा नहीं है कि मुझे सीएम होना चाहिए। या वो इस चाहते थे प्रकार कि का कोई बयान कंवरपाल जी उन्होंने को नहीं दिया। सीएम बना दो, मैं नहीं, साथ में खड़ा हूँ। नहीं, ऐसा कोई बयान उन्होंने नहीं दिया। केवल उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की कि मैं मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होगा। अब ये तो अपनी अपनी राय हो सकती है, और अब उनकी इच्छा हो सकती है। नहीं, वो ठीक है, मुख्यमंत्री आप पहले कह रहे मनोहर लाल जी नारा- के साथ काम कर रहे थे, हाँ। तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन अभी जब नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने कहा कि इस मंत्रिमंडल में मैं शामिल नहीं होऊंगा। और केवल मैं नहीं, सारे लीडर थे वहाँ, हमने प्रयास भी किया कि नहीं, आपके मार्गदर्शन में हमें आपका बड़ा लाभ है, और निश्चित तौर से उनकी जानकारी बहुत ज़्यादा है, तो हमें लाभ मिलेगा सरकार चलाने में। उन्होंने कहा नहीं, मैं साथ हूँ, लेकिन मैं नहीं, तो बार बार शामिल होगा। अनिल विज जैसे मंत्री का, पूर्व मंत्री का ये कहना कि मुझे तो बेगाना कर दिया, मेरे अपनों ने मुझे बेगाना कर दिया, कभी कभी तो बेगाने ही ज़्यादा काम आ जाते हैं अपनों से, ये बात तक उन्होंने कही इस नहीं, वो रैली से। ठीक काम कर रहे हैं, बिल्कुल पार्टी के हित में काम कर रहे हैं, हम्म, इसमें कोई दो लेकिन नाराज तो है ना। हाँ, छोटी मोटी नाराजगी हो भी सकती है, कोई कारण जब अगर कही तो बात कुछ हो सकती है नाराजगी, लेकिन ऐसी नाराजगी नहीं है कोई। वो बिल्कुल ईमानदारी के साथ पार्टी के हित में काम कर रहे हैं, तो चुनाव में पूरी मदद करेंगे। बिल्कुल मदद करेंगे। उनकी पार्टी है, क्यों नहीं करेंगे। एक पार्टी तो किरण चौधरी की भी है ना, कांग्रेस, उन्होंने भी कहा कि नहीं, राव दान देखिए, सिंह को किरण टिकट मिली चौधरी है, जी के साथ- उन्होंने कहा कि राव दान सिंह को टिकट मिली, हम भी उनकी पूरी मदद करेंगे, जितनी उन्होंने हमारी मदद की उससे भी ज्यादा मदद करेंगे हम। देखिए, किरण चौधरी जी के साथ है उनकी तुलना की जा सकती। अब ये व्यक्ति 1990 में शायद 1990 था या 89 था, मेरे याद नहीं है, उस टाइम ये विधायक बने थे, और बाद में एक ऐसा दौर भी आया कि ये फिर पार्टी से निकाल दिए। लेकिन निकालने के बाद भी ये 2 या 3 बार विधायक रहे, लेकिन उन्होंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की। अगर आए तो फिर बीजेपी में आए, तो इनके अंदर है बीजेपी, ये नहीं है कोई तो ये उनके है। तो अंदर है ही, तो उन्होंने कहा ऐसा कि नहीं है मैं तो कि मैं ऐसा बीजेपी कुछ का नहीं ही है। हूँ, वो और- उस विचार से जुड़े व्यक्ति हैं, ऐसा नहीं है उन्होंने कभी किया। लेकिन वो उस पार्टी के विचार साथ- से जुड़े हुए व्यक्ति के साथ इतनी नाइंसाफी तो नहीं होनी चाहिए ना। नहीं, मैं नहीं समझता कोई नाइंसाफी जैसी ऐसी कोई बात है। कोई उनको पता होगा उस बात का, अगर वो कुछ कहेंगे तो वो वही बयान दे सकते हैं। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि मतलब मुख्यमंत्री जी का, पूर्व मुख्यमंत्री जी का पूरा प्रयास था कि अनिल विज जी इस मंत्रिमंडल में शामिल हो, लेकिन उनकी अपनी राय थी कि मैं शामिल नहीं होता। तो अभी क्यों नाराज हैं? बार बार तो मीटिंग नहीं, में अभी भी कोई नाराज नहीं है। कल भी तो कल रैली बहुत के बढ़िया मंच से बोल कल रहे हैं, बहुत बेगाना, बढ़िया बेगाना, कल बहुत बेगाना। बढ़िया प्रोग्राम किया, बहुत बढ़िया स्पीच दी, एकदम उत्साह वाली स्पीच थी उसी तो उनकी। उत्साह वाली स्पीच में कहा ना, मुझे बेगाना कर दिया मेरे अपनों ने। कार्यकर्ताओं को तो उत्साहित किया उन्होंने खूब। अच्छा, तो चाहे पार्टी के नेताओं को बोलते रहे, नहीं, सुनाते खूब- रहे कि तुमने गलत खूब किया, उत्साहित किया कल। लेकिन उनको क्या पूरी तरीके से सेटल कर पाएगी पार्टी? नहीं, पार्टी की तरफ से सेटल ही हैं वो, पार्टी के सीनियर लीडर हैं, पार्टी की तरफ से कहाँ वो है। सेटल पार्टी- तो बिल्कुल साइड कर दिया, सेटलमेंट के नहीं, नाम पे। साइड किसी ने उनको साइड नहीं किया।
उन्होंने अपने आप खुद साइड हो गए। अपने आप को पीछे किया कि मैं मंत्रिमंडल में शामिल होता, बाकी कोई साइड नहीं है, वो सीनियर लीडर है पार्टी तो अगर खुश हैं तो अभी क्यों बोल रहे हैं बेगाना कर दिया? अब यही ये तो समझ नहीं आ रहा ना हमें। ये तो विद साहब बताएंगे। अच्छा, आपको नहीं पता है? नहीं। ठीक है। दुष्यंत चौटाला, वो भी जहाँ पे भी जा रहे हैं, उनके पिताजी अजय चौटाला, उनके भाई दिग्विजय चौटाला, जहाँ पर भी जा रहे हैं बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है। उनकी माता नैना चौटाला, तमाम लोग, हर जगह पे विरोध है। वो विरोध देखिए, और आपकी पार्टी के नेताओं का विरोध एक जैसा है क्या? मैं किसी भी विरोध से सहमत नहीं हूँ। ये ना ही लोकतंत्र के लिए अच्छा है। मान ली आप किसी से सहमत नहीं, शांतिपूर्वक तो लोग अपनी बात कर सकते हैं ना। नहीं, जो मैंने अभी तक देखा उन्होंने शांतिपूर्वक बात की भी है। जिन्होंने विरोध किया तो मैंने दूसरे चौटाला जी को उनके साथ बातचीत करते देखा भी है। लेकिन मेरा मानना यह है कि हर आदमी को ना प्रजातंत्र में अपनी बात कहने का अधिकार है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी के प्रोग्राम को डिस्टर्ब करने का। वो भी अपनी बात कहें, वो अगर उनकी बात में ज्यादा दम है तो वो लोगों को अलग इकट्ठा करके वो भी अपनी बात कहें। अगर उनकी बात ज्यादा सही होगी तो लोग उनकी बात मान लेंगे, अरे इनकी बात सही होगी तो इनकी बात मान लेंगे। ये तो लोग हैं मालिक। तो अगर कोई समझा के मैं मालिक हूँ तो वो गलती पे है, अगर मैं भी समझूं तो मैं भी गलती पे ही हूँ। अगर मैं समझता हूँ मैं मालिक हूँ तो मैं भी गलती पे ही हूँ, और अगर दूसरा सोच रहा मैं मालिक हूँ वो भी गलती पे ही है। एक बात बताइए, मालिक तो जनता है। मालिक जनता है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा, ये जो अभी तक भी इतना सॉफ्ट कॉर्नर चल रहा है, बहुत ही सॉफ्टली आप लोग मैच खेल रहे हैं, जननायक जनता पार्टी और बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। प्लानिंग है क्या कुछ कि ठीक है हम तुम्हारे लिए ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर रखेंगे, तुम हमारे लिए रखना, हम चुनाव में एक बार फिर से मिल जाएंगे, अभी गठबंधन तोड़ देते हैं क्योंकि लोग नाराज नहीं। देखिए, मैं सॉफ्ट नहीं, मैं न्याय संगत बात कर रहा। मैं ये कह रहा कि अगर किसी कांग्रेस के साथ भी ऐसा होता है तो मैं उसका विरोध करता हूँ। अगर किसी अन्य बीएसपी के साथ होता है मैं उसका विरोध करता हूँ। मैं कहता हूँ सबको अपनी बात कहने का राइट है। वो उनकी बात सुनो, मानना ना मानना आपकी मर्जी है। लेकिन और अगर आपके पास कोई अच्छी बात, किसी गांव में जा रहे हैं, गांव वाले आ गए, खड़े हो गए, विरोध कर रहे, रोक रहे हैं, और उसके बाद अपनी बात रख रहे हैं एक सभ्य तरीके से, और आपको बता रहे हैं कि आपने बोला कि हम तो बीजेपी के खिलाफ वोट मांग रहे हैं, उसके बाद आप जाके बीजेपी के साथ सरकार में बैठ गए, आपने उनकी सरकार में 4.5 साल मलाई खाई, और अब आप आ गए फिर से वोट मांगने अलग से, तो लोग तो सवाल ही पूछ रहे हैं ना। इसमें भी आपको कुछ गलत लग रहा है? देखिए, ये सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है आपकी बात, ये सवाल पूछा जा सकता है कि आपने बीजेपी के खिलाफ वोट मांगा था तो बीजेपी के साथ आप चले गए तो सरकार तो बढ़ानी थी, इसका मतलब ये था फिर दोबारा चुनाव होना चाहिए था। एक ही है ना। आपके पास तो दो ऑप्शन थी, आपके पास तो निर्दलीय भी थे और जननायक जनता पार्टी भी थी। देखिए, इसका तो एक ही है, या तो फिर दोबारा चुनाव, आपके पास तो दो सपोर्ट थी ना। देश में आपके पास तो प्लान ए प्लान बी, आप तो इतने ऐसे नंबर्स पे आए थे कि आप जननायक जनता पार्टी के साथ भी सरकार बना सकते थे, आप निर्दलियों के साथ भी बना सकते थे। दो ऑप्शन है, या तो आप चुनाव कराओ दोबारा, या फिर कुछ चुनाव की तो बात या नहीं कुछ है। लोग बैठ आप या के तो इस निर्दलियों प्रकार को जोड़ लेते, उससे भी सरकार बन रही थी, कोई भी रिस्क नहीं था सरकार को में। आपने जननायक जनता पार्टी भी जोड़ ली, निर्दलीय भी जोड़ ली, सब कुछ जननायक जनता पार्टी को दिया। निर्दलीय तो ये भी कह रहे हैं कि उनका सिर्फ यूज किया, निर्दलियों को कुछ नहीं दिया। आज ये जो गठबंधन है जिन पार्टियों का, इन्हें तो एक दूसरे पे इतने आरोप लगा रखे, तो एक दूसरे को चोर कर रखा, अब भी चोर करे और फिर भी गठबंधन कर रखा। तो हमने ऐसा तो कुछ नहीं कहा, हमने चुनाव लड़ा, ठीक है, उन्होंने बीजेपी की मुखालफत करी, हमने उनकी मुखालफत की। बाद में हमने एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना दिया कि आपने ये वादे किए थे, हमने ये वादे किए थे, ये वादे हम आपके पूरे कर देंगे, ये वादे हमारे पूरे कर देंगे। तो हमने दोनों मिलकर एक प्रोग्राम बनाया, उस पर हम सरकार चलाई। ऐसी बातें तो दुष्यंत ने भी बहुत बोली, आपने भी सुनी होंगी, ब्याह खट्टर का, मोदी फोटो मोदी की क्यों, इस तरीके की बातें, अब की बार जमुना पार, बहुत से नारे दुष्यंत भी लगाते। तो देखिए, जब चुनाव लड़ेंगे वो अलग पार्टी होगी तो एक दूसरे के खिलाफ तो बोलते ही है, इसमें क्या बात थी, वो भी बोल लेंगे। मतलब आगे भविष्य में रास्ते खुले हैं, बीजेपी जेजेपी लोकतंत्र में ऐसा नहीं। देखिए, लोकतंत्र में केवल और केवल ऐसा नहीं है कि यहीं पहली बार ऐसा होया। आप सारी दुनिया का लोकतंत्र पढ़ के देख लो, ऐसा नहीं यही ऐसा होया। आप फ्रांस का देख लो, वहां भी ऐसे ही है, और ऐसे ही पार्टियां मिली, उन्होंने सरकार मिलजुल के बनाई, सरकारें चली भी नहीं है, गिर भी गई, फिर दोबारा ऐसा ऐसा मैच्योर होया। तो ऐसा जैसे जैसे तो मतलब राजनीति है, संभावनाओं का खेल होता है, और ये भी संभावना लोग भूल ना जाएं कि फिर से भी बीजेपी और जेजेपी एक हो सकती हैं, ऐसा ही है ना? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि बीजेपी अभी तो हमने ऐसा ही एक हो सकते हैं, लेकिन मेरा कहना ये है कि नहीं, तो हमेशा के लिए बीजेपी ने जेजेपी के लिए हमेशा के लिए रास्ते बंद कर दिए क्या? नहीं, ये तो खैर मेरे
उसकी बात भी नहीं है कि मैं ये बात कहूँ, ये तो हाईकमान ने पता होगा क्या है क्या नहीं है। हाँ। लेकिन मेरा कहना ये है कि राजनीति में इस प्रकार की संभावनाएं रहती हैं। सब जब जायज आपके है। पास पूर्ण बहुमत नहीं है तो आप इस प्रकार का निर्णय ले सकते राजनीति में सब जायज है। हैं। नहीं, इसमें जायज वाली कोई बात नहीं है। अब ये मजबूरी होती है ना कई बार वैसे भी हमारी अपनी भी कई बार मजबूरी हो, जिस चीज को हम नहीं करना चाहते लेकिन मजबूरी में कई बार करना पड़ता है। तो ये तो परिस्थितियां हैं ना जिस टाइम ठीक की। है, आप 400 पार की बात कर रहे हैं कंवरपाल जी, वाकई में साकार होगा या 150 पर रुक जाएंगे जैसे कि राहुल गांधी कह रहे हैं? राहुल गांधी तो बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, जब वो यात्रा करके निकलते हैं ना हाँ। अब 2 यात्राएं की है मेरे हाल के, जो बड़े बड़े लीडर थे काफी छोड़ के पार्टी को। हाँ। अब एक यात्रा और करवाए तो मामला ही खत्म हो जाएगा। अच्छा, तो मतलब राहुल गांधी की अब बात राहुल गांधी जी का तो हम्म, अब क्या कहते हैं क्या नहीं कहते उनके कुछ तो उनकी नहीं पार्टी के लोग भी सीरियसली लेते हैं। वो अच्छा। ठीक है कि वो बड़े लीडर हैं, लेकिन उनकी पार्टी के लोग भी उनको सीरियसली लेते तो हैं कि अभी क्या आपको लग रहा है इमेज कुछ चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है आपकी नज़र में राहुल गांधी की? नहीं, इमेज कहाँ से, अब उसके लिए तो एक चाहिए ना जी, सोच तो चाहिए ना जी, कोई विजन तो चाहिए, किस विजन पे काम करने में। तो कोई विजन नहीं है, कोई सोच नहीं है। ऐसा ऐसा कांग्रेस का तो विजन ही समाप्त हो लिया, कोई सोच ही समाप्त हो ली, किसके लिए काम कर रहे हैं। अच्छा। केवल और केवल सत्ता की बात है और सत्ता हाथ है नहीं रही, तो ऐसे में उनके लोग भी निराश हो रहे हैं सारे के सारे। तो कोई सोच नहीं है अब कांग्रेस की, और कांग्रेस तो ऐसा ऐसा समाप्त होने की तरफ जा रही है। अभी आप हालांकि मानने को तैयार नहीं है, लेकिन ग्राउंड पे चीज़ें थोड़ी सी अलग हैं और बीजेपी के लिए इतना भी केक वॉक नहीं है, इतनी भी आसान नहीं है आप लोगों की राह। आप माने चाहे ना माने, स्टार प्रचारकों की लिस्ट आई और आपको क्या लगता है मोदी जी के आने के बाद हरियाणा में जो माहौल है आपकी पार्टी के लिए, आपकी पार्टी के कैंडिडेट्स के लिए, उसको कितनी ताकत और मिलेगी? निश्चित तौर से मोदी जी के आने से ताकत तो मिलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। या आप लोग अभी आज इंतजार तक कर रहे हैं जब कि भी- ठीक है जितना भी विरोध देखिए, होता रहे, ये फर्क एक है। बार मोदी जी आ जाएं, दोनों में अपनी ये रैली फर्क है, करें, जहां- ऐसा मैजिक होगा मतलब लोगों ये के जनता ऊपर को- कि सब साफ। जनता को ये पता है कि जहां मोदी जी आएंगे वहां 100% जीतेंगे, और अच्छा। जहां राहुल जी आएंगे वहां 100% हारेंगे। ये लोगों को पता चल गया। अच्छा, तो राहुल जी आप कह रहे हैं अगर आ गए तो हारेंगे? हाँ, जहां भी गए अभी तक सारा आप चेक करा लेना एक दिन, तो जहां जहां गए होंगे मैक्सिमम सीटें हारे वो तो 4 जून को ही चेक कर पाएंगे ना, जब रिजल्ट आएगा तो उसके नहीं, बाद। इससे पहले चेक करा लो, उससे- कहीं चुनाव नहीं- है नहीं, तो अभी की तो अलग अलग बात है। आप जिस राम मंदिर के सहारे आपको लग रहा है कि नैया फिर से पार हो जाएगी, राम जी बेड़ा पार कर देंगे, तीसरी बार भी मोदी सरकार हो जाएगी, वो चीज़ें आपको लगता है ग्राउंड में वाकई इतनी स्ट्रांगली आपके फेवर में जा रही हैं? देखिए, हमारी राम जी के प्रति आस्था है, ये जीवन भी राम जी ने दे रखा। ये अगर कोई सुख है, सफलता है, तो हम उसमें श्रेय देते हैं कि भगवान राम की कृपा है। तो आप और पे आरोप क्यों लगाते ये हैं आप विपक्षी? बीजेपी के साथ ना करो। हरियाणा में किसी से कह दो, यहाँ तो सुख दुख सारी चीजें, यहाँ तो बारस भी हो जाए वो भी क्या राम राजी रहा। मतलब अगर बारस भी हो ना तो हरियाणा का आदमी गया भाई राम राजी गया, अच्छी फसल हो जाए जब भी गया भाई राम राजी तो रहा। आप राम के नाम पे वोट मांग रहे नहीं, हैं? हम वोट नहीं कर रहे, यहाँ हमारे संस्कार में है, यहाँ सब के सब राम जी की बात वो करते तो हैं। है। लेकिन हम वोट राम तो राम- मांग रहे, राम राम ही हमने करते हैं हम कहीं सबसे भी पहले। किसी भी चुनाव सभा में ये बात नहीं की। हम वोट जो है वो डेवलपमेंट पे मांग रहे हैं, विकास पे मांग रहे हैं, देश को शक्तिशाली बनाने पे मांग रहे हैं। जो देश के लिए विकास का काम किया और देश को दुनिया मजबूत किया, उसके नाम पे वोट मांग रहे हैं। नहीं, आप रैलियों में तो लेकिन कहते हैं ना राम जी कि के हमने प्रति हमारी 400-500 आस्था है साल का और इंतजार हमने निश्चित खत्म तौर किया, से- राम मंदिर हमने बनवाया। देखिए, हमने राम मंदिर के लिए रास्ता आसान किया, बनाने के लिए रास्ता आसान किया। हमने कभी नहीं कहा हम राम मंदिर बनाएंगे, हमने कहा कि हम आपने उसमें तो जो हमेशा बाधाएं से हैं, कहा उस मंदिर वहीं हम बनाएंगे। बाधाएं- कहा मैंने, मैं तो उसमें जाने वाला आदमी हूँ जिसने कहा कि मंदिर वहीं बनाएंगे। मंदिर बनना ही अभी चाहिए आप था कह रहे वहाँ। हमने कहा नहीं कि नहीं, मंदिर नहीं, बनाएंगे। हम बनाने वाले नहीं है, बनाने वाली संस्था है वो बनाएगी। लेकिन मैं समर्थक हूँ इस बात का कि राम मंदिर बनना चाहिए और वहीं बनना चाहिए। और ये कोई मेरी जानकारी नहीं है, मेरे से मेरी हजारों पुश्ताएं हैं, वो भी यही मानती है कि राम अयोध्या में पैदा हुए थे। तो ये सबकी श्रद्धा का विषय, हम बिल्कुल मैं समर्थक हूँ, राम मंदिर वहाँ तो बनना जो चाहिए। लोग आप पे आरोप लगाते हैं कि राम के नाम पे वोट मांग रहे हैं, राम के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, उनको क्या कहेंगे आप? अगर वो ये कहते हैं तो हमें इस पे भी कोई एतराज नहीं है। हम राम राज्य की तरफ लेके जाएंगे देश को, और राम राज्य की तरफ लेके जा रहे हैं हम। मैं ये नहीं कह रहा हम राम राज्य लेके आएंगे। इस प्रदेश में ये था कि अगर नौकरी मिलेगी ना तो ये तो पैसे से मिलेगी, अस्पारस से मिलेगी। डेवलपमेंट के मामले में यही था सारी चीजों में। लेकिन आज कोई भी आदमी, गरीब आदमी ये कहे कि भाई देखो राम राज है क्या, कतई मेरा एक पैसा नहीं लगा, मेरा बेटा नौकरी लग गया। मैं यूं नहीं कह रहा अब भी कि हम राम राज ले आए, पर हमारी दिशा वही है जो राम राज की है। हम राम के अनुसरण कर रहे हैं, उस दिशा में जा रहे हैं, चले। तो बिल्कुल राम जी की तरह ही आप उनके जो उन्होंने सिखाया, प्रयास जो करेंगे, उन्होंने उनके प्रयास जीवन से करेंगे, चीजें सीखी। प्रयास करेंगे उस दिशा में चलने का। और चलेंगे।
और काम कोशिश करेंगे। करेंगे कि जो राम जी ने रास्ता दिखाया, तो जैसा एक श्रेष्ठ राजा होना चाहिए, तो उसी प्रकार का प्रयास रहेगा कि उसी प्रकार से जनता के हित के लिए काम करें, अभी ईमानदारी के साथ काम अभी लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और धुआंधार प्रचार है। इसके बाद जस्ट हरियाणा के विधानसभा के चुनाव भी हैं। क्या लगता है वहाँ पे आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा या वहाँ पे भी सब ठीक है? 10 सीटें जीत गए तो फिर विधानसभा की राह भी काफ़ी आसान हो जाएगी। नहीं, राह आसानी है, आसान है। और राह आसान का कारण एक ही है कि जब आप 100% लोगों के लिए काम करोगे तो निश्चित तौर से जनता उसका आशीर्वाद आपको देगी। तो हुड्डा साहब तो कह अब रहे हैं कि एक अब की व्यक्ति बार है- हर किसी ने ठान लिया है, आम जनता खुद ये बात कह रही है कि कांग्रेस की सरकार आएगी प्रदेश में। नहीं, कांग्रेस की सरकार कैसे आ जाएगी? कांग्रेस सरकार का जुल्म तो देख रखा। यहाँ से जब जाते थे ना तो रास्ता नहीं होता था, यहाँ पोटा रोड पे जाने का, लोग खेतों में नहीं, दूसरे साइड में गाड़ी लगी थी। यहाँ ये सहारनपुर रोड है ना, इस पे से कोई आना नहीं पसंद करता था। कहता यहाँ 1 घंटा में अगर देहरादून जाना है, कहीं जाना, तो इस सड़क से निकलता नहीं था आदमी। वो कहता था यहाँ इतना बुरा हाल था। तो जो हालात उस टाइम थे, चाहे फिर डेवलपमेंट की बात थी, चाहे दूसरी अन्य कोई नौकरी की बात थी, लोगों को था कि भी यहाँ कोई काम होना नहीं है। तो एक इस प्रकार की दशा, ये आप ये देख लो भी, जो यहाँ से एक्सप्रेस हाईवे जा रहा, पंचकुला जा रहा, इसके कितनी बार उन्होंने बोर्ड लगा दिए कि ये बनेगा, उसके लड्डू भी बांट दिए, लेकिन बना नहीं। बना तब जब बीजेपी की सरकार बनी, गडकरी जी ने, और बना नहीं जब गडकरी जी आए ना, तो इसका शिलान्यास के लिए आए कि सड़क बनेगी। तो उस टाइम कटारिया जी ने डिमांड की कि कैथल की सड़क इससे भी ज्यादा खराब है, और उन्होंने कैथल की भी उसी टाइम मंजूर कर दी। आप देख लो, अब कैथल वाली बन भी गई, और उसके साथ कहा कि 2200 करोड़ रुपए की अगर कोई और है वो भी बता दो मुझे, वो बना दूंगा। तो आज सरकार ऐसी है कि डबल काम करने के बावजूद भी ये पूछ रही है कुछ और भी बता दो, वो भी कर देंगे। अच्छा, तो आज इतनी स्पीड से तो विकास मतलब है। इतने काम आप लोगों ने किए और काम के आधार पर ही आश्वस्त हैं निश्चित कि तौर से चुनाव काम। चाहे लोकसभा का हो या विधानसभा का, बिल्कुल। कैंडिडेट चाहे कुरुक्षेत्र का हो या अंबाला का या रोहतक का, जीत बीजेपी को मिलेगी निश्चित तौर से बीजेपी को जीत मिलेगी, पक्का। पक्का। कैमरे पे कह रहे हैं आप 10 जीतेंगे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो 4 जून को मिलते हैं, फिर देखते हैं कि बिल्कुल। 10 जीतेंगे या फिर कुछ कमी रह जाएगी। नहीं नहीं, बिल्कुल 4 जून को मिलेंगे जी, निश्चित तौर से। भारतीय जनता पार्टी 400 पार, 400 से ज्यादा सीटें जीत के सरकार बनाएगी, निश्चित तौर से। ये आपने वादा किया है जनता से हाँ बिल्कुल, कैमरे पे? जी 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 4 जून को मिलेंगे और पूछेंगे आपसे अगर नहीं हो पाए तो। जी जी, पक्का। चलिए, बहुत शुक्रिया अपना समय देने धन्यवाद। के लिए। बहुत से चुनाव प्रचार के कार्यक्रम में भी आपको जाना है। बहुत शुक्रिया तमाम इन लोगों का भी जो हमारे साथ इस वक्त कार्यक्रम में मौजूद हैं। तो कंवरपाल गुर्जर जी को आपने सुना, तमाम सवाल जवाब हुए और हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। साफ तौर पे ये कहते हुए नजर आए कि हमने काम किया है और सिर्फ अपने काम के आधार पर ही हम वोट मांग रहे हैं। कांग्रेस पार्टी चाहे कुछ भी कहती रहे, लेकिन हमेशा से ही लोगों को सिर्फ और सिर्फ परेशानी का सामना करना पड़ा जब भी कांग्रेस का राज था। राहुल गांधी अगर आते हैं तो इनके लिए बहुत बेनिफिट होगा। मोदी जी आते हैं तो वाकई में जो तस्वीर अभी 10 की 10 जीतने की है उसको और ज़्यादा मजबूती मिलेगी, और ये इसी उम्मीद में है, इसी विश्वास में है। हमारे खास कार्यक्रम महाभारत, जो कि सत्ता का संग्राम है, और इस सत्ता के संग्राम में आखिर क्या चलेगा, क्या होगा और मतदाता क्या डिसाइड करेंगे, ये तमाम पहलू हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। योद्धाओं के साथ साथ वो नेता भी जो कंधे से कंधा मिलाकर उन योद्धाओं को जिताने की जिम्मेदारी ले रहे हैं, उनसे भी मिलवा रहे हैं, उनकी बात भी सुना रहे हैं। और कंवरपाल गुर्जर ने साफ तौर पे कह दिया कि उनके 2 योद्धा बाकी सीटों में तो डेफिनेटली जीत रहे हैं, लेकिन कंवरपाल जी की जो 2 सीटों की जिम्मेदारी है, बात चाहे अंबाला से बंतो कटारिया जी की हो या फिर कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल की, ये दोनों ही चुनावी मैदान में जीतने वाले हैं। इनके सामने कोई भी कैंडिडेट टिकने वाला नहीं। बहरहाल ये आप जानते हैं कि आप क्या फैसला करेंगे, आप क्या तय करेंगे, और जो आप तय करेंगे वही होगा, क्योंकि आप वोटर हैं और आप ही के पास है वोट की ताकत और आप ही के पास है फैसला लेने की शक्ति। फिलहाल मेरे साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़। नमस्कार।